वेलकम न्यूफाइट। बायो एलिमिनेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने शैवालों के वर्गीकरण पर चर्चा की थी। वह हमारा एक जनरल वीडियो था जिसमें आप शैवाल वर्गीकरण को लेकर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। आज का हमारा यह वीडियो सिलेबस के कंटेंट पर बेस्ड है, जो कि है फिश क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी या फिश का वर्गीकरण, शैवाल वर्गीकरण। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में फिश का क्लासिफिकेशन ही मेंशन है, उसी को देखते हुए हम आज ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी शोर शराबे के शांति के साथ आरंभ करते हैं आज की क्लास। फिश एल्गल क्लासिफिकेशन। फिश ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में एल्गी का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये बुक इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इस किताब का नाम ज़रूर याद रखेंगे, द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। फिश शैवाल वर्गीकरण के आधार। फिश ने किन लक्षणों के आधार पर अपना क्लासिफिकेशन दिया था, एक बार हम उन लक्षणों को देख ले। पिछली क्लास में हमने इन जो आधारीय लक्षण हैं जिन पर क्लासिफिकेशन बेस्ड होता है उसके बारे में एक छोटी चर्चा की थी, जिनको हम टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स भी कहते हैं। तो वो फिश के शैवाल वर्गीकरण में ऐसे लक्षण या ऐसा क्राइटेरिया कौन कौन से थे, एक बार वो देखें हम। पहला है पिगमेंट या वर्णक। पिगमेंट से हमारा मतलब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी वर्णकों से है या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से है। दूसरा है रिजर्व फूड मटेरियल या संचित भोज्य पदार्थ। तीसरा है टाइप्स ऑफ फ्लैजिला या कशाभिकाओं के प्रकार। और चौथा है रिप्रोडक्शन। आगामी स्लाइड पर मूव करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बेहद इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहूँगा। ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में कोई ख़ास इमेजेस नहीं है। कोई ख़ास क्या, इस वीडियो में इमेजेस हैं ही नहीं और ना ही इसमें किसी टाइप का एनिमेशंस होगा। ये एक बहुत ही सीधा साधा सा वीडियो है और इसकी एक रीज़न है। बिकॉज़ जब हम बात एल्गल क्लासिफिकेशन की करें या किसी भी क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको मेमोराइज़ करने के लिए चीज़ें ज़्यादा होती है ना? सीधे साधे शब्दों में कहें तो रटने के लिए चीज़ें ज़्यादा होती हैं। हालाँकि मैं इस शब्द के चयन से परहेज़ करता हूँ, बचता हूँ, लेकिन ठीक है, अब जहाँ करना पड़ेगा वहाँ करना पड़ेगा। तो बेटर वर्ड ये है कि आपको एल्गल क्लासिफिकेशन में कुछ चीज़ें ज़्यादा मेमोराइज़ करने की होंगी। अब देखिए, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ बात रटने की आती है तो फिर हम में से कुछ बच्चे जो हैं थोड़ा बिदक से जाते हैं, पर कोई बात नहीं। तो आपको करना क्या होगा, आपके पास 2-3 तरीके हैं। या तो आप कंटेंट को 2-3 बार जो है वो पढ़ लें कुछ स्पेसिफिक गैप्स में, जैसे कि एक दिन पढ़ा, 3-4 दिन बाद उसको रिपीट कर लिया, फिर 2-3 दिन बाद उसको दोबारा से रिपीट कर लिया, या हफ्ता भर बाद उसको रिपीट कर लिया। या फिर ये जो वीडियो आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, इसको आप 3-4 बार रिपीट कर लें। इससे आपको चीज़ें मेमोराइज़ हो जाएँगी। सिंपल है, ज़्यादा समझाने के लिए इस वीडियो में कुछ है नहीं, ज़्यादा ऐसा स्कोप है नहीं कि मैं आपको बहुत ज़्यादा समझा सकूँ। फिर भी कुछ बातें जो मुझे लगेगा कि वो शायद आपको उसका आइडिया नहीं होगा, उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यह एकदम सीधा-साधा सा वीडियो है, एक सीधे रफ्तार में यह भागे जाने वाला वीडियो है। आपको बस करना ये है कि अपना ईयरफ़ोन मोबाइल में प्लग इन करना है, बड्स कान में लगाने हैं और शांति से इसको सुनना है, 2-3 बार सुनना है, तब जाकर के आपको ये टॉपिक आसानी से याद हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में आता है, तो ये मान के चलिए कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं अब। फिश का मानना था कि एल्गी समूह अपने आप में प्रभाग के समान है, इसलिए इस समूह को प्रभागों में बांटना उचित नहीं है, बजाय इसके इन्हें वर्ग में बांटा जाना चाहिए। तो उनका ये मानना था कि भाई एल्गी जो है उसे आप जो प्लांटी किंगडम है, उस प्लांटी किंगडम के एक प्रभाग या एक डिवीज़न की तरह ट्रीट करो, है ना? अगर बाई चांस ऐसा होता कि फिश को यूँ लगता है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा समूह है और इस समूह को जो है एक ही विभाग में रखना ठीक नहीं है, तो वो शायद उसके अलग-अलग प्रभाग या अलग-अलग विभाग उसके बना लेते। लेकिन देखिए, क्लासिफ़िकेशन अलग-अलग व्यक्ति करते हैं, अलग-अलग उससे पहले उसके पास अलग-अलग डेटाज़ अवेलेबल होते हैं। मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से डिपेंड करता है ना। अर्ली क्लासिफिकेशंस में मे बी आपको डिविजन्स ना देखने को मिलें, बट लेटर ऑन जब बहुत ज़्यादा
जो है डिस्कवरीज़ हो चुकी होंगी, बहुत स्पीशीज़ या बहुत जेनरास खोजे जा चुके होंगे एल्गी के, तो फिर उनको लगा होगा कि नहीं, अब जो है इसे विभागों में बांट देना उचित है। जैसे कि आगे आने वाले क्लासिफिकेशन में, लाइक स्मिथ के क्लासिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर एल्गी समूह को अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया है। लेकिन फ्रिश ने इसे डिवीज़न में नहीं बांट करके सीधे इसको क्लासेस में बांटा है, और एल्गी को ही उन्होंने एक डिवीज़न माना है इस केस में। एनीवेज, आगे चलते हैं। फ्रिश ने एल्गी को 11 वर्गों में विभाजित किया। पहला क्लोरोफाइसी, दूसरा जेंथोफाइसी, तीसरा क्राइसोफाइसी, चौथा बेसिलेरियोफाइसी, पांचवा क्रिप्टोफाइसी, छठा डायनोफाइसी, सातवां क्लोरा मोनेडिनी, आठवां यूग्लिनोफाइसी, नौवां फियोफाइसी, 10वां रोडोफाइसी और 11वां है मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी। इस 11 वर्गों में मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी को आप ऑड वन आउट बोल सकते हैं। ये बाकी 10 एल्गी समूहों से या 10 एल्गी के वर्गों से अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये एक प्रोकैरियोटिक एल्गी समूह का वर्ग है। बाकी जो 10 वर्ग हैं उसमें यूकैरियोटिक एल्गी को समूहित किया गया है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं वर्ग क्लोरोफाइसी की। इसे हरित शैवाल या ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसमें मुख्य वर्णक होंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। जैसे कि ज़्यादातर जो उच्च वर्गीय प्लांट्स हैं उसमें भी जो मुख्य वर्णक होते हैं वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं, जैसे ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वगैरह। क्लोरोफाइसी जो है वर्णकों के मामले में उनसे समानता दर्शाता है। इसमें भी मुख्य वर्णक क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होंगे। एक अतिरिक्त जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। क्लोरोफिल ए को सार्वत्रिक वर्णक कहा जाता है। ये हर किस्म के प्लांट जेनेरा में मौजूद होगा। आप ध्यान रखेंगे कौन सा? क्लोरोफिल ए। इसको यूनिवर्सल पिगमेंट या सार्वत्रिक वर्णक कहा जाता है। उसका भी एक कारण है, वो हम कभी प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। संचित भोज्य पदार्थ इसमें स्टार्च होगा, जैसे कि उच्च वर्गीय पादपों में होता है। और क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पायरेनोइड उपस्थित होंगे। देखिए, पायरेनोइड के बारे में बता दूं, पायरेनोइड एक किस्म की स्टोरेज डिवाइस है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और पायरेनोइड बेसिकली इसमें ये दो टाइप के पदार्थों से मिलके बना हुआ होता है, या दो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। एक है प्रोटीन का और एक है स्टार्च। तो प्रोटीन का ये कोर बनाता है, मतलब केंद्र जो है इसमें वो प्रोटीन का होता है, और उस प्रोटीन केंद्र के बाहर की तरफ स्टार्च की प्लेट्स होती हैं। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इसका कोर जो है वो प्रोटीन से निर्मित होता है, और बाहर की तरफ इस तरीके से इस पे स्टार्च प्लेट्स होती हैं। तो ये किसका स्टोरेज करेगा? ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होगा, मींस स्टार्च, उस स्टार्च को संग्रहित करने वाला एक उपकरण या उसको संग्रहित करने वाला एक डिवाइस होगा। क्या? पायरेनोइड। तो ये पायरेनोइड बेसिकली शैवालों का एक मुख्य अभिलाक्षणिक गुण है पायरेनोइड की उपस्थिति, जो क्लोरोप्लास्ट में या लवकों में पाए जाते हैं। आगे चलकर अगर आप देखेंगे उच्च वर्गीय पादपों में, तो वहाँ आपको पायरेनोइड्स देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ब्रायोफाइट्स में पायरेनोइड्स फिर भी आपको दिखाई देंगे। कशाभिकाओं के बारे में अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइसी में कशाभिकाएँ कुछ सदस्यों में उपस्थित होती हैं, और जिनमें ये उपस्थित होती हैं वहाँ पर ये समान लंबाई की होती हैं। द्विकशाभी की अवस्थाओं में या एक से अधिक कशाभिकाएँ में अगर उसमें पाई जाएंगी, तो ऐसी दशाओं में कशाभिकाएँ समान लंबाई की होंगी, विप्लेश प्रकार की होंगी और अग्र निवेशित होंगी। देखिए, विप्लेश के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे कि हम अगर इसी के एक सामान्य सदस्य की बात करें, अगर क्लेमाइडोमोनास की, तो उसमें 2 कशाभिकाएँ देखने को मिलती है, और ये दोनों ही कशाभिकाएँ समान लंबाई की होती है और विप्लेश होती है। विप्लेश मतलब चिकनी सतह वाली होती है। चिकनी सतह से क्या मतलब है? मतलब ये है कि इसकी सतह में कोई अतिवृद्धि, जिसे हम मैस्टिगोनीम्स कहते हैं, इस प्रकार की अतिवृद्धि नहीं पाई जाती है। देखिए, अगर ये बातें आपको नहीं पल्ले पड़ रही है तो इसका मतलब आपने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं। जनरल कैरेक्टर्स वाला आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है। मैं चाहूँगा कि ये वो वीडियोस भी आप जो है देख लें प्लेलिस्ट में जाकर। बट एनीवेज, जैसा कि मैं बता रहा था कि
विप्लेश कशाभिकाएँ ऐसी कशाभिकाएँ होती हैं जिनमें कोई अतिवृद्धियाँ, जिसे मैस्टिगोनीम्स कहते हैं, नहीं पाई जाती है, और जिनमें पाई जाती है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम टिंसल कहते हैं। ये मैं अभी बता दिए चल रहा हूँ क्योंकि आगे टिंसल कशाभिकाओं के बारे में भी बात उठेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोशिकीय संगठन की, पर उससे पहले 1 मिनट के लिए मैं इसे रेज़ कर दूँ। ओके, ये रेज़ हो गया है। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे कोशिकीय संगठन की। कोशिकीय संगठन इसमें यूकेरियोटिक प्रकार का होता है। यूकेरियोटिक आप समझते ही, मतलब इसमें एक सुस्पष्ट केंद्रक होगा, अंतःझिल्लिका तंत्र इसमें पाई जाएगी, यानी कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसमें गोल्जी बॉडी होंगी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस प्रकार की जो है इसमें कोशिकांग पाए जाएंगे। कोशिका भित्ति की बात करें तो क्लोरोफाइसी में कोशिका भित्ति सिंपली सेलुलोज की बनी होती है, और लैंगिक जनन क्लोरोफाइसी में समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषम युग्मकी, इन सभी प्रकार का होता है। इनके बारे में हम चर्चाएं कर चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। समयुग्मकी ऐसे युग्मक होते हैं जिनमें जो जो बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं, जिसमें अंतर कर पाना, मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस कर पाना इसमें मुश्किल होता है। असमयुग्मकी में ये दोनों समान नहीं होती, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, इसमें मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर दोनों जो है वो गतिशील हो सकती हैं। और विषम युग्मकी की हम बात करें तो उसमें एक बड़े आकार का युग्मक होता है जो अगतिशील होता है, और जिसे हम अंडाणु कहते हैं, और एक छोटे आकार का युग्मक होता है जो गतिशील होता है, हमेशा गतिशील होगा, जिसे हम पुमणु कहेंगे या नर युग्मक के नाम से जानेंगे। क्लोरोफाइसी वर्ग को आगे 9 गणों में बांटा गया है, और ये गण कौन कौन से हैं? मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में केवल क्लास तक का ही डिस्कशन है, ठीक है? किसी भी क्लासिफिकेशन में केवल क्लास तक का ही डिस्कशन है। उसके बाद आपको गण, वंश, इनके बारे में या कुल इनके बारे में या इनके कैरेक्टर्स, इनके लक्षणों के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, इनकी कोई व्याख्या नहीं करनी है। तो इसीलिए हम यहाँ पे गणों की चर्चाएं नहीं करेंगे, सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि यहाँ पर 9 गण है। अब भाई गणों के नाम प्लीज़ याद करने मत जाना, अभी तो ये केवल क्लोरोफाइस ही है, इसके अलावा 10 वर्ग और आने हैं, और उन 10 वर्गों में ऑन एन एवरेज 5-6-7 गण जो हैं उन सब में दिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ये लगभग 60-70 गण हो जाएंगे। तो इतने गण आप याद भी नहीं रख पाएंगे, कौन सा गण किस में होगा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो इन गणों को आपको याद नहीं करना है, हाँ आप इनकी संख्याएं ज़रूर याद कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरोफाइसी वर्ग को आगे 9 गणों में बांटा गया है, और इसमें महत्वपूर्ण वंश कौन कौन से हैं, मतलब इनके सदस्यों के उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लेमाइडोमोनास आप जानते हैं, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स, क्लैडोफोरा, कारा, ये सभी क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल हैं। चलिए अब हम दूसरे वर्ग की चर्चा कर लेते हैं, जो है ज़ैंथोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी को पीत हरित एल्गी या पीले हरे शैवाल भी कहा जाता है। इसमें मुख्य वर्णक होते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ई। इसके अलावा, मतलब क्लोरोफिल्स के अलावा, इसमें बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल भी पाया जाता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ तेल और ल्यूकोसिन होता है। मतलब ये कि तेल में लहसुन का छोंक लगा दिया नहीं, मतलब ठीक है, आप अपने हिसाब से ऐसे ट्रिक्स बना सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि क्लासिफिकेशन मेमोराइज़ करने वाली ज़्यादा इसमें कंटेंट है, तो अगर आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बना सके तो बना लीजिए। बाकी मैं कहूँगा कि आप ना ही बनाएं तो अच्छा है, बजाय उसके ये होगा कि इस वीडियो को आप 3-4 बार सुन लें, या फिर आप इस कंटेंट को पढ़ लें, जो भी आपको ठीक लगे आप वैसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्लासिफिकेशन है ये। इसमें लवको या प्लास्टिड्स में पायरिनोइड अनुपस्थित होता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर एल्गी के वर्गों में पायरिनोइड्स पाया जाता है। पायरिनोइड्स का पाया जाना ही एल्गी का एक अभिलाक्षणिक गुण है, हम देख चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ज़ैंथोफाइसी में आपको पायरिनोइड्स देखने को नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर लवको और प्लास्टिड्स के लिए क्रोमेटोफोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना कि क्लोरोप्लास्ट का। तो देखिए आपको एक चीज़ समझनी होगी, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे प्लास्टिड्स जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है, इन प्लास्टिड्स को हम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन ऐसा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल ए तो हो लेकिन क्लोरोफिल बी ना हो, क्लोरोफिल बी के अलावा दूसरे इसमें क्लोरोफिल्स हो सकते हैं, जैसे सी, डी, ई,
तो अगर कोई ऐसा प्लास्टिड है या ऐसा लवक है जिसमें क्लोरोफिल्स ए है, सी है, डी है, ई है, लेकिन क्लोरोफिल बी नहीं है, तो इस किस्म के प्लास्टिड्स को हम क्रोमेटोफोर कहेंगे, ना कि हम इसे क्लोरोप्लास्ट कहेंगे बस। क्योंकि आगे आने वाले वर्गों में क्रोमेटोफोर शब्द आपको सुनने को मिलेगा, ना कि हरित लवक शब्द सुनने को मिलेगा। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट शब्द केवल क्लोरो फाइसी के केस में आपको सुनने को मिलेगा। मे भी शायद कोई एक वर्ग और गए, खैर हम उसे देख लेंगे। तो बेसिकली आपको डिफरेंस समझ में आ चुका है हरित लवक और क्रोमेटोफोर में। तो ज़ेंथोफाइसी में पायरिनोइड अनुपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति की जहाँ तक बात करें तो इसमें मुख्य रूप से पैक्टिन पाया जाता है। जैसे क्लोरोफाइसी में सेलुलोज था, जबकि ज़ेंथोफाइसी में पैक्टिक सब्सटेंस यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कशाभिकाओं की बात कर ली जाए, कशाभिकाएँ अगर इसमें उपस्थित हों तो फिर दो होंगी और दोनों असमान लंबाई की हो सकती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो छोटी कशाभिका है वो विप्लिश प्रकार की होगी, मतलब उसमें कोई मैस्टिगोनीम्स नहीं देखने को मिलेंगे, जबकि लंबी कशाभिकाएँ टिंसल प्रकार की होंगी, यानी कि उसमें अतिवृद्धियाँ होंगी, उसमें मैस्टिगोनीम्स पाया जाएगा। कोशिकीय संगठन इसमें अगेन यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। लैंगिक जनन इसमें केवल समयुग्मकी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। असमयुग्मकी, विषमयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन इसमें नहीं होगा। ज़ेंथोफाइसी को आगे 4 गणों में बांटा गया है और इसके महत्वपूर्ण वंश होंगे क्लोरामीबा, माइक्रोस्पोरा और वाउकेरिया। वाउकेरिया का आपको यहाँ पर स्पेशली ध्यान देना है, क्योंकि वाउकेरिया एक इम्पॉर्टेंट एल्गी है। तो ये पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, वोकेरिया किस वर्ग से संबंधित है? वोकेरिया आता है ज़ेंथोफाइसी से। अब हम तीसरे वर्ग पे आते हैं, तीसरे वर्ग की चर्चा कर लेते हैं, जो कि है क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी में मुख्य वर्णक आता है फाइकोक्राइसिन। फाइकोक्राइसिन की अधिकता के कारण ये भूरे नारंगी रंग के नज़र आते हैं। क्रोमेटोफोर्स में पायरिनोइड के समान नग्न पिंड देखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संचित भोज्य पदार्थ जैसे क्राइसोलैमिनेरिन और ल्यूकोसिन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। संचित भोज्य पदार्थ में लैमिनेरिन और ल्यूकोसिन। कशाभिकाएँ दो समान या असमान लंबाई की हो सकती है, दो होंगी, या तो वो समान हो सकती है या फिर वो असमान प्रकार की हो सकती है। कोशिका भित्ति इसमें मुख्यतः सेलुलोज जो है कम मात्रा में इसमें पाया जाता है, मतलब सेलुलोज इसमें ज़्यादा मात्रा में देखने को नहीं मिलता। इसमें सिलिका और कैल्शियम पदार्थों की अधिकता देखने को मिलती है। कोशिका संगठन अगेन इसमें यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। हम बात कर रहे हैं क्राइसोफाइसी की। क्राइसोफाइसी में लैंगिक जनन दुर्लभ होता है। दुर्लभ मतलब बहुत कम सदस्यों में आपको लैंगिक जनन देखने को मिलेगा, और जिनमें देखने को मिलेगा उसमें भी समयुग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन आपको देखने को मिलेगा। क्राइसोफाइसी वर्ग को आगे 3 गणों में बांटा जा सकता है, और इसमें महत्वपूर्ण वंश कौन कौन से आते हैं? क्राइसोकोकस, क्राइसोडेंड्रोन, निमेटोक्राइसिस आदि। तो ये बात हो गई क्राइसोफाइसी की। अब हम मूव करते हैं चौथे वर्ग की ओर, जो कि है बेसिलेरियोफाइसी। इसे पीले अथवा सुनहरे भूरे यानी कि गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहा जाता है, या तो इसे येलो एल्गी कहते हैं या फिर हम इसे कहते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गी। इस वर्ग में डायटम्स शामिल किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप ध्यान रखेंगे। इसमें डायटम्स को शामिल किया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो डायटम्स किस वर्ग में शामिल किए गए हैं? बेसिलेरियोफाइसी में। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी बनाता है यहाँ से। मुख्य वर्णक इसमें क्लोरोफिल ए होगा या क्लोरोफिल सी होगा। इसका मतलब इसका जो प्लास्टिड है उसे भी हम क्या कहेंगे, जिसमें पिगमेंट्स मिलेगा उसे भी हम कहेंगे क्रोमेटोफोर, क्योंकि यहाँ बी एब्सेंट है। तो इसमें मुख्य वर्णक बेसिलेरियोफाइसी में मुख्य वर्णक है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। क्लोरोफिल्स के अलावा इसमें फ्यूकोजेंथिन, डाइटोजेंथिन, डाइएडिनोजेंथिन जैसे पिगमेंट्स भी मिलेंगे। ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि स्पेसिफिक पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल्स के अलावा, इसीलिए आपको इस पर फोकस करना है। संचित भोज्य पदार्थ इसमें लिपिड और वॉल्यूटिन होता है। बेसिलेरियोफाइसी में कौन सा हुआ? लिपिड और वॉल्यूटिन। क्रोमेटोफोर्स में पायरिनोइड उपस्थित होते हैं। ज़ेंथोफाइसी में अनुपस्थित था, क्राइसोफाइसी में और बेसिलेरियोफाइसी में ये उपस्थित है।
कशाभिकाएँ इसमें पाई जाती हैं, लेकिन एक ही कशाभिका होती है, एक से ज़्यादा कशाभिका इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोशिका भित्ति सिलिका युक्त होती है। प्राय यह 2 भागों से निर्मित होती है, जो अरीय या पार्श्व द्विसम्मित होती हैं। वो साबुन की जो केस जो है, सोप केस का मैंने आपको एक एग्जांपल दे कर के डायटम्स के बारे में समझाया था। मे बी शायद ये जनरल कैरेक्टर्स वाले वीडियो की बात होगी। एक बार आप जाकर के उसे देख लीजिए, और अगर देखा हुआ है तो फिर आपको याद आ ही गया होगा। कोशिकीय संगठन इसमें यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। लैंगिक जनन इसमें समयुग्मकी अथवा असमयुग्मकी प्रकार का होता है। विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन बैसिलियोफाइसी में नहीं देखने को मिलता है। बैसिलियोफाइसी को आगे 2 गणों में बांटा गया है, और इसमें जो महत्वपूर्ण वंश हैं वो हैं साइक्लोटेला और पिन्यूलेरिया। बात हुई बैसिलियोफाइसी की। अब हम मूव करेंगे 5वें वर्ग की ओर, जो कि है क्रिप्टोफाइसी। क्रिप्टोफाइसी का मुख्य वर्णक ज़ैंथोफिल होता है। इस वर्ग के सदस्यों का रंग भूरा अथवा लाल होता है। संचित भोज्य पदार्थ इसमें स्टार्च अथवा तेल हो सकता है। पायरिनोइड के समान संरचना इसमें उपस्थित होती है, लेकिन वे क्रोमेटोफोर से जुड़ी नहीं होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्रिप्टोफाइसी में पायरिनोइड क्रोमेटोफोर से जुड़ा नहीं होता है। क्रोमेटोफोर्स मतलब ऐसे प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल बी एब्सेंट हो। कशाभिकाएँ गतिशील कोशिकाओं में जो कशाभिकाएँ होती हैं वो 2 होती हैं, और दोनों असमान प्रकार की होती हैं क्रिप्टोफाइसी में। क्रिप्टोफाइसी का कोशिकीय संगठन अगेन यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। देखिए, इसमें तो 10 के बारे में तो चर्चा करने वाली कोई बात ही नहीं है। सब में कोशिकीय संगठन यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। बस ले दे करके मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी में कोशिकीय संगठन प्रोकैरियोटिक प्रकार का होगा। इसमें लैंगिक जनन दुर्लभ होते हैं, और अगर हो तो फिर वो समयुग्मकी प्रकार का होता है। इस वर्ग को आगे 2 गणों में वर्गीकृत किया गया है, और इसके महत्वपूर्ण वंश होते हैं क्रिप्टोमोनास और टेट्रागोनियम। बस इतना ही है। मूव करते हैं हम 6ठे वर्ग की ओर, जो कि है डायनोफाइसी। डायनोफाइसी यह गहरे पीले या भूरे रंग के होते हैं। मुख्य वर्णक इसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल होता है। संचित भोज्य पदार्थ इसमें स्टार्च और वसा होती हैं। कशाभिकाएँ गतिशील कोशिकाओं में द्विकशाभिकीय अवस्था देखने को मिलती है। कहने का मतलब गतिशील कोशिकाओं में जो कशाभिकाएँ हैं वो संख्या में 2 होंगी। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होती है। कोशिकीय संगठन यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। लैंगिक जनन इसमें दुर्लभ होता है, और अगर हो तो समयुग्मकी प्रकार का होता है। डायनोफाइसी को आगे 6 गणों में बांटा गया है, और इसके महत्वपूर्ण वंश हैं डायनोफाइसिस, डायनोथ्रिक्स, सिस्टोडीनियम आदि। 7वां इसमें वर्ग है अब क्लोरोमोनेडिनी। ये चमकदार हरे रंग के होते हैं। मैं एक बार फिर से इस वर्ग को प्रोनाउंस करता हूँ, क्लोरोमोनेडिनी। क्लोरोमोनेडिनी, ये फाइसी वाइसी से थोड़ा अलग है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फोकस किया है। इट्स क्लोरोमोनेडिनी। ये चमकदार हरे रंग के होते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ऑलिव ग्रीन कलर के ये होते हैं। मुख्यतः क्लोरोफिल इसका वर्णक होता है। संचित भोज्य पदार्थ इसमें वसा तथा तेल होते हैं। इसमें पायरिनोइड अनुपस्थित होता है। इससे पहले पायरिनोइड अनुपस्थित ज़ैंथोफाइसी में देखा गया था, और अभी क्लोरोमोनेडिनी में भी यह अनुपस्थित होगा। कशाभिका 2 कशाभिकाएँ देखी जाती हैं गतिशील कोशिकाओं में, और दोनों समान प्रकार की होती हैं। कोशिकीय संगठन इसमें यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। लैंगिक जनन इसमें अनुपस्थित होता है। यहाँ थोड़ा सा एरर हुआ है, पर कोई बात नहीं। एरर मतलब जस्ट प्रेजेंटेशन का एरर है, ये कंटेंट का एरर नहीं है। अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको, मतलब अगर आप वीडियो देख नहीं रहे हैं, जस्ट सुन रहे हैं, तो मैं आपको इसे फिर से पढ़ करके सुना देता हूँ। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। जनन केवल अनुदैर्घ्य विभाजन के द्वारा होता है। मतलब जस्ट एक कोशिका विभाजन हो जाता है तो वो एक अलैंगिक प्रकार का जनन होगा। लैंगिक जनन इसमें अनुपस्थित है। इस वर्ग में केवल एक ही गण पाया जाता है, जिसे क्लोरोमोनिडेल्स कहते हैं। महत्वपूर्ण वंश इसमें केवल एक ही मेंशन है, जो कि है वैक्यूलेरिया।
तो ये बात हुई क्लोरोमोनेडिनी वर्ग की। अब हम मूव करते हैं 8वें वर्ग यानी यूग्लिनोफाइसी पर। यह प्राय एक कोशिकीय कशाभिका युक्त तथा हरे रंग के होते हैं। एक कोशिकीय होते हैं ना, इसमें बहु कोशिकीय सदस्य कम देखे जाते हैं, प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। कशाभिका इनमें पाई जाती है और ये हरे रंग के होते हैं। प्राय एकल होते हैं यानी कि सोलेटरी मतलब अकेले घूमने फिरने वाले, विचरण करने वाले, फंक्शनली अलोन होते हैं ये। और यदा कदा ये निवह के रूप में भी, निवह मतलब कॉलोनी के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मुख्य वर्णक होगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। संचित भोज्य पदार्थ हैं इसमें पैरामाइलम। कोशिकीय संगठन है यूकैरियोटिक। लैंगिक जनन इसमें दुर्लभ होता है और अगर हो तो समयुग्मकी प्रकार का होता है। जनन प्राय इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। देखिए इसमें इसका एक मुख्य सदस्य होता है युग्लिना। अब युग्लिना में मैं आपको बताऊं, अगर इसमें युग्लिना में अगर एक कोशिकीय संरचना है, आप जानते भी हैं युग्लिना, मैं उसको ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। युग्लिना कुछ इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें खाली आपको एक कशाभिका देखने को मिलती है। युग्लिना में जो विभाजन होता है या जो जनन की प्रक्रिया होती है वो अनुदैर्घ्य प्रकार की होती है। उसमें इस तरीके से कोशिकाओं में एक अनुदैर्घ्य खांच बनती है लंबाई में, और ये कोशिका जो है वो 1 से 2 में जो है एक कोशिका विभाजित होकर के 2 युग्लिना कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है इस प्रकार से। तो ये होता है अनुदैर्घ्य विभाजन। तो युग्लिनोफाइसी में लैंगिक जनन तो दुर्लभ होता है, बहुत कम सदस्यों में देखने को मिलेगा, होगा तो समयुग्म की प्रकार का होगा। और वैसे इसमें जनन किस प्रकार का होता है, कोशिका विभाजन प्रकार का होता है। सिंपल कोशिका विभाजन इसमें आपको देखने को मिलती है। अनुप्रस्थ विभाजन भी हो सकता है कुछ सदस्यों में, अनुदैर्घ्य विभाजन भी कुछ सदस्यों में हो सकता है, जैसे युग्लिना। इसमें केवल एक ही गण पाया जाता है और इसमें महत्वपूर्ण वंश है युग्लिना। आसान है नाम याद रखना, युग्लिनोफाइसी का एग्जाम्पल युग्लिना। ये हुआ हमारा 8वां वर्ग युग्लिनोफाइसी कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं 9वें और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ग की ओर, जो कि है फियोफाइसी। इसे भूरे एल्गी भी कहा जाता है। इसमें मुख्य वर्णक है फ्यूकोजेंथिन। इसके अलावा इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। देखिए कौन सा क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल ई किस में मिलेगा, सी किस में मिलेगा, डी किस में मिलेगा। कई बार इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। संचित भोज्य पदार्थ लेमिनेरिन, स्टार्च, मैनिटोल और वसा हो सकता है। पायरिनोइड इसमें उपस्थित होते हैं। कशाभिकाएं जनन कोशिकाओं में तो उपस्थित होती है। अच्छा, ये फियोफाइसी का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको याद रखना है। मैंने कहा था कि कई बार इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कि एक ऐसा वर्ग बताइए एल्गी का जिसके जनन कोशिकाओं में तो कशाभिकाएं पाई जाती है, लेकिन उसकी कायिक कोशिकाओं में कशाभिकाएं अनुपस्थित होती है। किसी भी सदस्य, माइंड इट, किसी भी सदस्य में, फियोफाइसी के किसी भी सदस्य के कायिक कोशिकाओं में कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं, किंतु उसके जनन कोशिकाओं में कशाभिकाएं उपस्थित हो सकती है। ओके, तो जनन कोशिकाओं में कशाभिकाएं उपस्थित होंगी, और अगर होंगी तो 2 कशाभिकाएं होंगी। और इन कशाभिकाओं की स्थिति कैसी होगी, या तो पार्श्व होगी या उपाग्र होगी। पार्श्व मतलब लेटरल, जैसे कि मैं डायग्राम बना के बताऊं। ये एक नर युग्मक का है डायग्राम, और इसमें आप देख सकते हैं 2 कशाभिकाएं हैं और वो उसकी पार्श्व स्थिति पे, लेटरल पोजीशन पे, साइड में। एक आती है शीर्ष स्थिति या अग्र स्थिति, जिसमें एकदम टॉप पर जो है कशाभिकाएं उपस्थित होगी, तो आप इसे शीर्ष स्थिति कहेंगे कशाभिकाओं की। और एक है उपाग्र, जिसे हम कहेंगे सब टर्मिनल, यानी कि छोर से थोड़ा नीचे, यानी कि शीर्ष से थोड़ा सा नीचे, अग्रभाग से थोड़ा सा नीचे, जैसे यहाँ पर इस तरह से। तो ये हुआ उपाग्र। तीनों मतलब इन शब्दों का जो है आप अर्थ समझ गए होंगे। पार्श्व का क्या मतलब है, उपाग्र का क्या मतलब है, शीर्ष का क्या मतलब है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इसमें कोशिकीय संगठन होता है यूकैरियोटिक प्रकार का। कोशिका भित्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको आप याद रखेंगे। कोशिका भित्ति में एल्जेनिक एसिड, फ्यूसिनिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका अपना कमर्शियल वैल्यू होता है, इनका एक व्यापारिक महत्व होता है। क्या पाए जाते हैं इसमें, एल्जेनिक एसिड और
फ्यूसिनिक एसिड। थैलस संगठन इसमें तंतुकीय एवं पैरेन्काइमी प्रकार का होता है, विकसित प्रकार का थैलस होता है। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं। फियोफाइसी का थैलस एक विकसित प्रकार का थैलस होता है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी या विषम अथवा अंडयुग्मकी प्रकार का होता है। विषम युग्मकी को ही हम अंडयुग्मकी प्रकार का जनन भी कहते हैं। फियोफाइसी वर्ग को आगे 9 गणों में बांटा गया है और इसमें महत्वपूर्ण वंश जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, एक्टोकार्पस, कटलेरिया, लेमिनेरिया, फ्यूकस, सार्गेसम आदि, ये सब फियोफाइसी के ही मेंबर हैं। इसके मेंबर समुद्री प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें वर्ग की, जो कि है रोडोफाइसी। ये भी एक प्रकार का समुद्री एल्गी ही है। इसमें इसे लाल शैवाल भी कहा जाता है, रेड एल्गी भी हम इसे कहते हैं। और इसका वर्णक, ये वर्णक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जिन्हें मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जिन पॉइंट्स को, वो पॉइंट ऑब्वियस है, इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए। तो मुख्य वर्णक है इसमें आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन। इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी भी पाया जाता है। आर फाइकोसाइनिन, एनीवेज चलो ठीक है, इसमें आर फाइकोइरिथ्रिन मेन पिगमेंट होता है और इस आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण ही इसका रंग लाल होता है। संचित भोज्य पदार्थ इसमें होता है फ्लोरिडियन स्टार्च, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जिन अभिलक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, यानी कि वर्णक है, संचित भोज्य पदार्थ है, कशाभिकाएँ हैं, रिप्रोडक्शन है, ये तो आपको सबके याद रखने ही है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो संचित भोज्य पदार्थ इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च है। पायरिनोइड्स इसमें पाए जाते हैं और कशाभिका इसमें कायिक और जनन कोशिकाओं दोनों में ही अनुपस्थित होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसे भी पूछा जा सकता है आपके ऑब्जेक्टिव्स या वन वर्ड या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में कि ऐसा कौन सा वर्ग है शैवालों का जिसमें उसके संपूर्ण जीवन काल की किसी भी अवस्था में कशाभिका नहीं पाई जाती या कशाभिका अनुपस्थित होती है। पूछने का क्या मतलब है कि उसकी कायिक और जनन दोनों प्रकार की कोशिकाओं में कशाभिकाएं अनुपस्थित हो, तो उसका आंसर होगा रोडोफाइसी। साइनोफाइसी भी उसका एग्जाम्पल हो सकता है, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी भी। कोशिकीय संगठन इसमें यूकैरियोटिक प्रकार का होता है। रोडोफाइसी में लैंगिक जनन विषम या अंड युग्मकी प्रकार का होता है और रोडोफाइसी वर्ग को आगे 7 गणों में बांटा गया है और इसमें महत्वपूर्ण वंश जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे बैट्रिकोस्पर्मम है, जो यूनी एक्सियल थैलस ऑर्गेनाइजेशन है स्यूडोन पैरेन्काइमा का, उसका ये एग्जाम्पल है, अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा है। जिलिडियम है और निमेलियन है। पॉलीसाइफोनिया अगेन जो मल्टी एक्सियल स्यूडो पैरेन्काइमी थैलस का एग्जाम्पल है, वो भी इसी का सदस्य है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी वर्ग पर, फिश क्लासिफिकेशन के आखिरी वर्ग पर, और वो है मिक्सोफाइसी। इसे नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। मिक्सोफाइसी को साइनोफाइसी भी कहते हैं, हालांकि यहाँ मेंशन नहीं है पर आपको पता है मिक्सोफाइसी को साइनोफाइसी भी कहा जाता है। इन्हें नील हरित शैवाल कहते हैं। साथ ही साथ इनका एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया, जो यहाँ मेंशन नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ, इन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। पता नहीं ये शब्द फ्रिश ने इस्तेमाल किया था या नहीं किया था, शायद नहीं किया हो, यहाँ पर तो नहीं लिखा हुआ है, पर ठीक है, आप चाहें तो मेंशन कर दीजिएगा कि इन्हें नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। मुख्य वर्णक है इसके अंदर सी फाइकोसाइनिन। संचित भोज्य पदार्थ इसमें आता है साइनोफाइसियन स्टार्च और ग्लाइकोजन। पायरिनोइड्स इसमें अनुपस्थित होते हैं। कशाभिका इसमें अनुपस्थित होती है। कोशिकीय संगठन प्रोकैरियोटिक प्रकार का होता है। कोशिका भित्ति इसमें म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की या पेप्टिडोग्लाइकिन्स की बनी होती है। लैंगिक जनन इसमें अनुपस्थित होता है। अलैंगिक जनन होमोगोनिया या एकाइनिड्स जैसे स्पोर्स के जरिए होता है। मिक्सोफाइसी को आगे 5 गणों में बांटा गया है और इसमें महत्वपूर्ण वंश हैं क्रूकोकस, नोइस्टॉक, ओसिलोटेरिया, साइटोनिमा, एनाबिना इत्यादि इत्यादि। तो नियोफाइट्स क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा और आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि
इसमें समझने समझाने वाली बातें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जहाँ कुछ टर्मिनोलॉजीज़ में आपको दिक्कतें हुई उन्हें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी ये एकदम सिंपल वीडियो है, इसमें कोई डायग्राम, कोई इमेज, कोई एनिमेशन नहीं है। जैसा कि आपको करना है, शांति से अपने ईयरफोन को प्लग इन करना है, कान में बड्स डालने हैं और इसे सुनना है, एक से ज़्यादा बार सुनना है। आपको ये याद हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्लासिफिकेशन को लेकर के। उल्टे अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जैसा मैं बार बार कहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आप इस चैनल पर एक से ज़्यादा बार आ चुके हैं, बार बार अगर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई मुहूर्त तो निकलने वाला है नहीं, सब्सक्राइब कर दो। जब भी करोगे मुहूर्त निकल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गी के रिप्रोडक्शन पे चर्चा करेंगे। सो टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। हैव अ नाइस डे।